सेकंड ईयर का पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के जो विभेद हैं और उनके जो सह संबंध है उनकी पद्धतियां हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जो शिक्षा मनोविज्ञान के विभेद कौन से हैं और उनके बीच में सह संबंध क्या क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम जो जिस बच्चे पे अध्ययन करते हैं, अब जैसे 3 साल का एक बच्चा है और 3 साल का दूसरा बच्चा है, तो दोनों बच्चों में डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे हैं वो अलग अलग परिवारों में पले बड़े हैं, दोनों बच्चों को अलग अलग परिवेश मिला है, अलग अलग माहौल मिला है और उनके परिवार के जो लोग हैं उनके जो नेचर भी क्या है, अलग अलग है। इसीलिए जो सेम एज के बच्चे हैं लेकिन उनमें डिफरेंस मिलेगा, उनके व्यवहार में डिफरेंस मिलेगा, उनके मनोविज्ञान में डिफरेंस मिलेगा। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दोनों में विभेद कैसे होगा और उन दोनों में सह संबंध कैसे होगा। तो प्रयोगात्मक विधि में एक प्रमुख बात यह है कि प्रयोगकर्ता स्वतंत्र चर में परिवर्तन लाता रहता है, किंतु अनेक ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें प्रयोगकर्ता का दखल देना न तो वांछित होता है न बहुधा संभव होता है। तो अब जैसे एक बच्चे पे अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसे बच्चे को भूखा रखना है तो दूसरे बच्चे को भी भूखा रखना है, लेकिन अगर हम उसको जानबूझ के भूखा रखेंगे तो वो व्यवहार नहीं करेगा जो वांछित है, जो हम चाहते हैं कि ये कैसा व्यवहार करेगा, हमें उसे ऑब्जर्व करना है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कहीं मान लो अनाथालय में है, अब उसको क्या कर रहा है, उसको भूखा रखा जा रहा है, तो उसके व्यवहार में और जिस बच्चे को हम भूखा रख रहे हैं उन दोनों के व्यवहार में हमें अंतर देखने को मिलेगा। इसीलिए हम जानबूझ के किसी बच्चे को भूखा रख के उस पर अध्ययन नहीं कर सकते, और तो ये क्या होगा, ये संभव नहीं होता है। ऐसी समस्याओं के लिए अनुसंधान एक अन्य विधि का प्रयोग होता है। कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक ऐसी समस्याओं की खोज में उनके आश्रित चर में हेरफेर संभव नहीं होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम बच्चे का व्यवहार जानने के लिए हम बच्चे को जानबूझकर भूखा नहीं रख सकते, लेकिन जो बच्चा परिस्थितियों के कारण भूखा है हम उस पर अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें हेरफेर अगर संभव नहीं होती है। विभेद अथवा सह संबंध विधि अपनी प्राकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। इस विधि में दो चरों की श्रृंखलाओं में विभेदी अथवा समानताओं को प्राप्त किया जा सकता है कि दोनों में समानताएं क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। उदाहरण के लिए जो बालक यतीम खाना में रहते हैं उनको बहुत सी वे चीजें नसीब नहीं होती जो एक बालक को साधारण घर में प्राप्त होती है। अब दोनों पे अध्ययन करना है वो संभव नहीं हो सकता है। माता पिता के प्यार का अभाव यतीम खानों में होता है। हम ऐसे बालकों के व्यवहार प्रतिबंधों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के घरों अथवा संस्थाओं से आते हैं और विभेद विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम अभाव की स्थिति पैदा नहीं कर सकते क्योंकि इसके बुरे प्रभाव बालक पर पड़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया कि अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं कि एक बच्चे को अगर भूखा रखा जाए तो वो कैसा व्यवहार करेगा, और एक बच्चा है जो परिस्थितियों के कारण कहाँ पे अनाथालय में रह रहा है वो भूखा है तो वो कैसा व्यवहार करेगा। तो हम अनाथालय वाले बच्चे पे अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अगर साधारण परिवार में जो बच्चा रह रहा है अगर हम उसको भूखा रख के उस पर अध्ययन कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट है वो सही नहीं निकलेंगे। विभेद विधि का प्रयोग कर सकते हैं और हम अभाव की स्थिति पैदा नहीं कर सकते। जानबूझ के हम किसी बच्चे को भूखा नहीं रख सकते क्योंकि इसके बारे में बुरे प्रभाव बालक पर पड़ सकते हैं और इस कारण अभाव की स्थिति में बालकों का अध्ययन उन स्थितियों में ही किया जा सकता है जो यतीम खानों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अनाथालय में जो बच्चा रह रहा है उसकी जो परिस्थितियाँ हैं वो नेचुरल परिस्थितियाँ हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग अध्ययन करेगा, और जो साधारण परिवार में जो बच्चा रह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करेगा। उसके बाद विकासात्मक मनोविज्ञान में कुछ विशेष प्रकार के अध्ययन हैं वो विभेद विधि द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम बालकों के साधारण विकास का अध्ययन करते हैं तो हम इस प्रकार से बालक बुद्धि एवं विकास प्राप्त करते हैं उसी का अध्ययन कर सकते हैं। हमें उसके विकास के क्रम में हेरफेर करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि एक जो बच्चा है जो अपनी एज के अकॉर्डिंग विकासात्मक व्यवहार कर रहा है कि 3 साल की एज में बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, 4 साल की एज में बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके जो व्यवहारों का जो हम अध्ययन करेंगे वो हमें नेचुरल करना चाहिए। मतलब हमें बच्चे में कोई हेरफेर नहीं करना, कोई बदलाव नहीं करना, बच्चा जो अपना नेचुरल व्यवहार कर रहा है उसी पे हमें अध्ययन करना है। उसके बाद देखिए हम
विभेद विधि का प्रयोग करने में प्रयोगकर्ता एक स्थिति को पाता है, न कि उसको व्यवस्थित करता है। मतलब वो स्थिति उसकी क्या होती है, वो नेचुरल होती है, वो परिस्थिति को पैदा नहीं कर सकता है। विषय के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि उसके लिए सामान्य है। इस विधि में स्वतंत्र आश्रित चर हैं, वो दोनों मौजूद रहते हैं। स्वतंत्र चर भी होता है उसके सामने और आश्रित चर भी होता है, तो दोनों उसके सामने मौजूद रहते हैं, किंतु स्वतंत्र चर में हेरफेर नहीं किया जा सकता है। जो आश्रित चर होता है उसमें हेरफेर कर सकते हैं और उसमें पहले से ही कमियां पाई जाती है जिस पे हमें अध्ययन करना है, लेकिन जो स्वतंत्र चर होता है उस पर हम हेरफेर नहीं कर सकते हैं। तो उसकी पहचान संभव आश्रित एवं पूर्व स्थित प्रस्तावों के रूप में की जा सकती है। तो उसके बाद आश्रित चरों से संबंधित नहीं किए जा सकते हैं और इस विधि में भी अनेक नियंत्रण जो प्रयोगात्मक विधि में लाए जा सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि स्वतंत्र चर होता है और आश्रित चर होता है। तो हम आश्रित जो चर होता है उस पर हमें अध्ययन करना है, तो हम स्वतंत्र चर में कोई भी प्रकार की हेरफेर या बदलाव है वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि तो उसके रिजल्ट है वो रियल नहीं आएंगे। उसके बाद देखिए नहीं लगाए जा सकते हैं। सही निष्कर्ष पर आने में यह भी वांछित है कि एक नियंत्रित समूह बनाया जाए और उदाहरण के लिए हम बालकों में आक्रामकता का संबंध उनकी और उनके अभिभावकों के अभिवृत्तियों के संबंध में करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बालक की अभिवृत्तियों का पता लगाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं। अलग अलग बच्चों के ग्रुप बना के अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार क्या होता है, शांत होता है। तो हम उन पर अध्ययन करते हैं तो उनकी परिवार की स्थितियाँ देखते हैं, उनकी परिवार का व्यवहार देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चा है वो आक्रामक व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पेरेंट्स हैं, उसके परिवार की स्थितियाँ हैं। तो इन चीज़ों का हम उससे पता लगा सकते हैं। अब हम इन बालकों की और उनके अभिभावकों की अभिवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि अभिभावक ऐसे बालकों को अस्वीकार करते हैं। तो अभिभावक क्या करते हैं कि बालकों को क्या करते हैं, हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। जो बच्चा बोल रहा है उसको सेटिस्फाई नहीं करते। बच्चा जो पूछता है या बच्चा कोई भी डिमांड करता है तो उसको पूर्णतः सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, वो उसको अस्वीकार करते हैं, तो उसका जो व्यवहार है वो आक्रामक हो जाता है। किंतु यह निर्णय एक नियंत्रित समूह के बिना विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है। हमें चाहिए कि एक नियंत्रित समूह है जो आक्रमण विहीन बालकों का हो और उसको भी ले ले। तो दोनों ग्रुप के बालकों को ले, जो आक्रामक बच्चे हैं उनको भी ले और जिनका व्यवहार आक्रामक नहीं है उनको भी ले। तो दोनों ग्रुप पे अध्ययन करें तो पता लगाए कि इस समूह के बालकों को भी कितनी अस्वीकृतता उनके माता पिता द्वारा है। मतलब जो बच्चे आक्रामक हैं उनको उनके पेरेंट्स अस्वीकृत कर रहे हैं और जो बच्चे आक्रामक नहीं हैं उनके पेरेंट्स उनको अस्वीकृत कर रहे हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि दोनों प्रकार के बालकों के समूह में अभिभावकों द्वारा अस्वीकृतता में महत्वपूर्ण विभेद है तो हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अभिभावकों द्वारा अस्वीकृतता आक्रामक व्यवहार से संबंधित है। तो दोनों जो ग्रुप है बच्चों के आक्रामक है, जो आक्रामक नहीं है, तो दोनों पे अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जिसके अभिभावक हैं वो बच्चों को अस्वीकृत करते हैं, बच्चों को टालते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उन बच्चों में आक्रामकता ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट हैं वो उनको अस्वीकृत नहीं करते हैं, उन बच्चों का व्यवहार है वो आक्रामक नहीं होता है। तो इसीलिए हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अभिभावक की जो अस्वीकृतता है वो बच्चे के आक्रामक व्यवहार का रीजन है। उसके बाद देखिए प्रतिविद्यात्मक अध्ययन विपरीत अनुदेशीय अध्ययन। अब ये देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव स्टडी देखते हैं, इसमें क्या है रिप्रेजेंटेटिव में अनुसंधानकर्ता जो बाल मनोविज्ञान अथवा विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो बाल मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और विकासात्मक उनके शरीर का विकास, उसका मानसिक विकास है, उसका संज्ञानात्मक विकास है, वो किस तरीके से हो रहा है। तो इन दोनों क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो कुछ अनुसंधान की जो विधियों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रतिनिधात्मक अध्ययन तथा अनुदेशीय अध्ययन कहते हैं। तो इन दोनों बच्चे का कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसका भी करते हैं और बच्चे का जो बाल मनोविज्ञान है उसका भी अध्ययन करते हैं, दोनों चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इन
विद्यात्मक अध्ययन में विभिन्न आयु के बालकों का निरीक्षण किया जाता है और उनके व्यवहारों का लेखा है वो नोट किया जाता है। अलग अलग एज के बच्चे लिए जाते हैं और उनके व्यवहारों को अध्ययन किया जाता है और उनको उनके व्यवहार को नोट किया जाता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस उम्र का बच्चा व्यवहार कैसा कर रहा है। जो परिवर्तन एक आयु अवस्था से दूसरी आयु अवस्था में होते हैं वह एक गुण अथवा विशेषता का विकास का अनुमान देते हैं। तो जो एक 3 साल के बच्चे जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद 4 साल के जो बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, उन दोनों में समानता क्या है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इनका अनुमान को लेते हैं। उदाहरण के लिए बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास की समस्याओं का समाधान शिशुकाल, बालपन, किशोर काल और प्रौढ़ अवस्था में अध्ययन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार बच्चे की सारी जो एज है, बच्चे की शिशुअवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक अध्ययन किया जाता है, उसकी सभी अवस्थाओं का अध्ययन है वो किया जाता है। उसके बाद देखिए अनुदेंद्रिय अध्ययन में उन्हीं बालकों का निरीक्षण एक लंबे समय तक किया जाता है। जो संवेगात्मक विकास का अध्ययन अनुदेंद्रिय विधि से करने में उन्हीं बालकों का निरीक्षण जन्म से प्रौढ़ावस्था तक किया जा सकता है। उनके संवेगात्मक व्यवहार है, मतलब बच्चों को गुस्सा आता है या बच्चे एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो ये उसके क्या होते हैं, संवेगात्मक व्यवहार होते हैं। इनका अध्ययन भी उनका जन्म से किया जाता है। यह विधि इस प्रकार से विकासात्मक प्रक्रिया का एक अच्छा चित्र प्रस्तुत करती है, क्योंकि बालक वही होते हैं वातावरणीय तत्वों का तथा अन्य तत्वों का प्रभाव है वो सब विकास की अवस्थाओं को नियंत्रित रहता है। बच्चा विकास कर रहा है तो उसका वातावरण और उसका वंशानुक्रम दोनों चीजें हैं वो इम्पोर्टेंस रखती है। बच्चा है अपने वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग भी विकास करता है और उसको जो वातावरण मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी वो विकास करता है, और वो दोनों जो बच्चे का विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसके विपरीत प्रतिनिध्यात्मक विधि में विभिन्न बालकों पर वातावरण का जो प्रभाव है वो विभिन्न होता है, जबकि कुछ निष्कर्ष पर आने के लिए उन्हें एक समान ही माना जाता है। यद्यपि अनुदेंद्रिय विधि अच्छी समझी जाती है, फिर भी इसका प्रयोग है वो वैज्ञानिक अध्ययनों में बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे विषय मिलना मुश्किल हो जाता है जिनका लगातार एक लंबे अरसे तक निरीक्षण किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस अनुसंधान विधि में बहुत परिश्रम है समय लग जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, बच्चों का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है कि बच्चे की शिशुअवस्था में कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसकी किशोरावस्था आती है, उसकी प्रौढ़ावस्था आती है। तो इन सभी अवस्थाओं में बच्चे का अध्ययन किया जाता है। तो ये संभव नहीं होता कि ये जो सभी अवस्थाएं हैं वो हमारे सामने निकल रही है, हम उसका विकास है वो देख रहे हैं कि बच्चा विकास कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये एक लंबे टाइम की प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार हमने जो मनोविज्ञान है इसमें जो बच्चों का डिफरेंस है वो